नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कंपनी की दुनिया में उतर रहे हैं जो पर्दे के पीछे रहकर वैश्विक व्यापार की लगभग हर डोर को संभालती है। ये एक ऐसा नाम है जो शायद हर बिजनेस प्रोफेशनल ने सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये असल में क्या करती है और ये कितनी बड़ी है। और कितनी बड़ी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 87% हिस्सा किसी न किसी तरह से इस एक कंपनी के सिस्टम से होकर गुजरता है। जब आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई बिल भरते हैं, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि उस डेटा को एसएपी के सिस्टम ने प्रोसेस किया हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसएपी की। हमारे पास इससे जुड़े कई स्रोत हैं, कंपनी के इतिहास पर लेख, उनके हालिया वित्तीय नतीजे और सबसे दिलचस्प उनकी नई बिजनेस एआई रणनीति पर एक गहरी रिपोर्ट। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन है इस जर्मन टेक दिग्गज के कायापलट को समझना। कैसे 50 साल पुरानी एक कंपनी खुद को क्लाउड और एआई के युग के लिए फिर से तैयार कर रही है। और देखिए, ये सिर्फ एक तकनीकी कहानी नहीं है, ये उन 5 पूर्व आईबीएम इंजीनियरों की कहानी है जिन्होंने 1972 में एक दांव खेला था रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग पर। आज 5 दशक बाद उनका वही दांव उन्हें बिजनेस एआई के एक नए युग के मुहाने पर ले आया है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। एसएपी, जिसका मतलब है सिस्टम, एप्लीकेशन और डेटा प्रोसेसिंग में उत्पाद, इसने ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग नाम के सॉफ्टवेयर में क्रांति ला दी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या हम संक्षेप में समझा सकते हैं कि ईआरपी असल में है क्या? इसने क्या समस्या हल की? जरूर। सोचिए, 1980 के दशक की एक बड़ी कंपनी, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, इन्वेंट्री वाला दूसरा और एचआर वाला तीसरा। मतलब सब अलग अलग? हाँ, और ये तीनों सिस्टम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो अगर फाइनेंस को ये जानना है कि इस महीने कितनी इन्वेंट्री बिकी, तो उन्हें मैनुअल रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता था। बिल्कुल, ये बहुत धीमा और गलतियों से भरा हुआ था। यानी हर विभाग अपनी अलग दुनिया में काम कर रहा था। सही कहा। एसएपी ने इन सभी अलग अलग दुनियाओं को एक ही सिस्टम में एकीकृत कर दिया। एक ऐसा केंद्रीय दिमाग जहां फाइनेंस, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, सेल्स, एचआर, सबका डेटा एक ही जगह रियल टाइम में उपलब्ध हो। और यहीं पर उनके एसएपी R3 सिस्टम ने, जो 1992 में आया, सब कुछ बदल दिया। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी वजह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर थी। ये सुनने में तो बहुत तकनीकी लगता है, इसका असल मतलब क्या था? इसका मतलब बहुत क्रांतिकारी था। इससे पहले इस तरह का सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपको एक बहुत बड़े और महंगे मेनफ्रेम कंप्यूटर की जरूरत होती थी, जो एक पूरे कमरे के बराबर होता था। हाँ, क्लाइंट सर्वर मॉडल का मतलब था कि अब कंपनियां अपने सामान्य सस्ते पीसीज पर भी एसएपी चला सकती थी, जो एक केंद्रीय सर्वर से जुड़े होते थे। इसने इस तकनीक को हजारों कंपनियों के लिए सुलभ बना दिया। अच्छा, तो ये पहला बड़ा बदलाव था। और फिर आया हाना। मैंने सुना है कि यह एसएपी के आधुनिक युग की नींव है। ये भी तो एक डेटाबेस ही है, तो इसमें ऐसा क्या खास था? इसे ऐसे सोचिए, पहले के डेटाबेस एक लाइब्रेरी की तरह थे। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आपको सही शेल्फ पर जाकर, सही किताब निकालकर, सही पन्ना खोजना पड़ता था, जिसमें समय लगता था बहुत ज्यादा। हाना एक इन मेमोरी डेटाबेस है। इसका मतलब है कि सारी किताबें आपके टेबल पर ही हैं, मतलब कंप्यूटर की रैम में खुली पड़ी हैं। आपको जो चाहिए वो तुरंत आपके सामने है। तो जो रिपोर्ट पहले हफ्तों में बनती थी, वो अब सेकंडों में तैयार हो जाती है। सही पकड़ा। यही गति आज के बिजनेस के लिए जरूरी है और यही गति एसएपी की पूरी क्लाउड और एआई रणनीति का आधार है। तो यहाँ से कहानी दिलचस्प होती है। आपके पास ये सुपरफास्ट हाना इंजन है, लेकिन अगर आपका पूरा सिस्टम अभी भी आपके ऑफिस के बेसमेंट में रखे पुराने सर्वर पे चल रहा है, तो आप उस स्पीड का पूरा फायदा नहीं उठा सकते ना। क्या यहीं से क्लाउड की ओर जाने का बड़ा दबाव शुरू हुआ? बिल्कुल। एसएपी को ये एहसास हुआ कि भविष्य ऑन प्रेमिसेस सॉफ्टवेयर का नहीं बल्कि क्लाउड का है। इसीलिए उन्होंने राइज विद एसएपी नाम का एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक पूरा पैकेज है, ताकि कंपनियां आसानी से क्लाउड पर जा सकें। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही आकर्षक उदाहरण है। आल्स्ट्रम नाम की एक कंपनी, उसने विंसेट के साथ मिलकर सिर्फ 4 हफ्तों में एसएपी S/4HANA पब्लिक क्लाउड को लागू कर दिया। अब रुकिए, 4 हफ्ते, ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है। एसएपी प्रोजेक्ट्स तो सालों तक चलने के लिए जाने जाते हैं, ये कैसे संभव हुआ? आपका संदेह जायज है और यही एसएपी के नए दृष्टिकोण का सार है। ये क्लीन कोर फिलॉसफी की वजह से संभव हुआ है। पहले कंपनियां क्या करती थीं? वे एसएपी के स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर को लेती थीं और उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत ज़्यादा कस्टमाइज करती थीं, मतलब कोड में ही बदलाव करती थीं। अच्छा।
इससे सिस्टम बहुत जटिल हो जाता था और उसे अपडेट करना एक दुस्वप्न बन जाता था। जैसे आपने एक नई कार खरीदी और उसके इंजन को अपनी मर्जी से बदलने की कोशिश की। बहुत बढ़िया उदाहरण है। क्लीन कोर का मतलब है कि आप कार के इंजन यानी ईआरपी कोर को नहीं छूते, उसे स्टैंडर्ड रखते हैं। आपको जो भी अतिरिक्त फीचर चाहिए उसे आप अलग से ऐड ऑन की तरह बनाते हैं। इसके लिए वे एसएपी के बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यानी बीटीपी का उपयोग करते हैं। तो इसका फायदा यह है कि जब भी एसएपी कोई नया अपडेट या इनोवेशन जैसे कोई नया एआई फीचर जारी करता है तो आप उसे तुरंत अपना सकते हैं, क्योंकि आपका कोर सिस्टम साफ सुथरा है और आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि अपडेट से आपका कस्टम कोड टूट जाएगा। बिल्कुल, और यही चीज महीनों या सालों के प्रोजेक्ट को हफ्तों में समेट देती है। ये एसएपी के लिए एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव है। तो ये जो क्लीन कोर और क्लाउड पर जाने की पूरी कवायद है, ये सिर्फ सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए नहीं है, ये असल में उस अगली बड़ी चीज के लिए मंच तैयार कर रहा है ना? मेरा मतलब है बिजनेस एआई। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। बिना इस लचीले और तेज क्लाउड आधार के आप प्रभावी एआई नहीं बना सकते। एसएपी की बिजनेस एआई रणनीति के 2 हिस्से हैं। पहला है जूल, जो एक एआई असिस्टेंट है। इसे आप माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट जैसा समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो समझ आता है, एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। लेकिन हमारे स्रोतों के अनुसार असली क्रांति पर्दे के पीछे हो रही है उनके नए एआई मॉडल के साथ, एसएपी RPT-1। ये ChatGPT जैसे मॉडलों से कैसे अलग है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर एआई मॉडल, जिन्हें हम LLMs कहते हैं, जैसे ChatGPT, वे भाषा और टेक्स्ट पर प्रशिक्षित होते हैं। वे निबंध लिख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस का ज्यादातर डेटा टेक्स्ट में नहीं होता। वो टेबल्स में होता है? हाँ, सेल्स के आंकड़े, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, कर्मचारियों की जानकारी, ये सब संरचित टेबुलर डेटा है। और एसएपी RPT-1 इसी टेबुलर डेटा के लिए बनाया गया है। तो ये वाक्यों में अगला शब्द क्या होगा इसका अनुमान नहीं लगाता, बल्कि टेबल में अगली संख्या या एंट्री क्या होगी इसका अनुमान लगाता है। एकदम सही, और नतीजे चौंकाने वाले हैं। आंकड़े बताते हैं कि ये टैबुलर डेटा पर सामान्य LLMs की तुलना में 3.5 गुना बेहतर भविष्यवाणी करता है, 50 गुना तेज है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये 50,000 गुना कम ऊर्जा का उपयोग करता है। 1 मिनट रुकिए, 50,000 गुना, ये सिर्फ एक सुधार नहीं है, ये तो पूरी तरह से एक अलग तकनीक लगती है। इसका मतलब तो ये है कि बिजनेस एआई को चलाने की लागत लगभग नए के बराबर हो सकती है। ये तो गेम चेंजर है। बिल्कुल, और यही उनकी रणनीति का केंद्र है। वे एआई को महंगा नहीं बल्कि सर्वव्यापी बनाना चाहते हैं, और अब वो इस तकनीक का उपयोग करके खास कामों को स्वचालित करने के लिए एआई एजेंट्स बना रहे हैं। ठीक है, ये आंकड़े प्रभावशाली हैं, लेकिन एक सामान्य मैनेजर या कर्मचारी के लिए इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ बैकएंड में चीजों को तेज कर रहा है या ये मेरे काम करने का तरीका भी बदलेगा? कुछ ठोस उदाहरण दे सकती हैं? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। फाइनेंस में हर कंपनी को महीने के अंत में अपनी किताबें बंद करनी होती हैं। उनका अकाउंटिंग अक्रूअल्स एजेंट इस प्रक्रिया को काफी हद तक स्वचालित कर देता है, जिससे फाइनेंस टीम का समय बचता है। तो मतलब कम माथापच्ची और ज्यादा सटीक आंकड़े। एचआर के बारे में क्या? एचआर में उनका परफॉर्मेंस प्रिपरेशन एजेंट है। मान लीजिए एक मैनेजर को अपनी टीम के सदस्य के साथ परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग करनी है। पहले मैनेजर को उस कर्मचारी के प्रदर्शन डेटा, प्रोजेक्ट हिस्ट्री, सब कुछ अलग अलग सिस्टम से इकट्ठा करना पड़ता था, जिसमें बहुत समय लगता होगा। हाँ, ये एजेंट ये सारा काम खुद कर लेता है और मैनेजर को एक संक्षिप्त रिपोर्ट दे देता है। इससे तैयारी का समय 50% तक कम हो जाता है। मतलब मैनेजर डेटा खोजने में कम और कर्मचारी से बात करने में ज्यादा समय बिता सकता है। अच्छा, ये एजेंट कर्मचारियों के रिज्यूमे से उनकी छिपी हुई स्किल्स की भी पहचान कर सकता है। ये दिलचस्प है। हाँ, ये उन क्षमताओं की पहचान कर सकता है जो शायद स्पष्ट रूप से लिखी ना हो, लेकिन उनके अनुभव से झलकती हैं। हाँ, और सप्लाई चेन में प्रोडक्शन प्लानिंग एजेंट है। ये लगातार डेटा का विश्लेषण करता रहता है और अगर उसे लगता है कि किसी जरूरी मटेरियल की कमी होने वाली है तो ये पहले ही चेतावनी दे देता है। तो एसएपी सिर्फ दक्षता और मुनाफे को बढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहा। हमारे स्रोतों में एक और बहुत दिलचस्प चीज का जिक्र है, द ग्रीन लेजर। उन्होंने एआई का इस्तेमाल व्यवसायों को ज्यादा टिकाऊ या सस्टेनेबल बनाने के लिए भी किया है ना? हाँ, ये उनकी रणनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। विचार ये है कि कार्बन उत्सर्जन को वित्तीय डेटा की तरह ही सटीकता से ट्रैक किया जाए।
अभी तक ज्यादातर कंपनी अपने कार्बन फुटप्रिंट का सिर्फ अनुमान लगाती हैं। और ग्रीन लेजर इसे बदल देता है। ये हर एक ट्रांजैक्शन के स्तर पर कार्बन के प्रभाव को ट्रैक करता है। बिल्कुल। जैसे जब आप एक सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो सिस्टम ये गणना कर सकता है कि उस खास गतिविधि से कितना कार्बन उत्सर्जन जुड़ा है। इससे कंपनियों को एक ग्रीन लाइन मिलती है जिसे वे अपनी टॉप लाइन यानी राजस्व और बॉटम लाइन यानी मुनाफे की तरह ही देख और प्रबंधित कर सकती हैं। तो क्या इसका कोई असली बिजनेस फायदा भी है या ये सिर्फ नियमों का पालन करने के बारे में है? इसका एक बहुत मजबूत व्यावसायिक मामला है। निवेशक, ग्राहक सभी अब उन कंपनियों का समर्थन करना चाहते हैं जो पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेती हैं। सटीक डेटा होने से कंपनियां ग्रीन वॉशिंग यानी स्थिरता के झूठे दावे करने के जोखिम से बचती हैं। तो ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया में क्या हो रहा है? ये सब इस्तेमाल कौन कर रहा है और बाजार में SAP की टक्कर किससे है? जैसा कि हमने शुरू में कहा था, लगभग हर बड़ा उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, हेल्थ केयर, पब्लिक सेक्टर SAP का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी सरकार ने हाल ही में SAP के साथ OneGov नाम का एक बड़ा समझौता किया है, जिससे अनुमान है कि क्लाउड पर जाने से अमेरिकी टैक्सपेयर्स के $165 मिलियन बचेंगे। और उनके प्रतियोगी कौन है? टॉप टियर ERP बाजार में जहां बड़ी वैश्विक कंपनियां काम करती हैं, वहां मुख्य रूप से सिर्फ 2 बड़े खिलाड़ी हैं, SAP और Oracle। माइक्रोसॉफ्ट भी तो है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट अपने डायनामिक्स 365 के साथ एक मजबूत प्रतियोगी के रूप में उभर रहा है, खासकर मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए। तो इन सब के बीच SAP की खासियत क्या है? SAP की सबसे बड़ी ताकत है जटिल वैश्विक संचालन वाली बड़ी कंपनियों के लिए उनकी गहरी उद्योग विशिष्ट कार्यक्षमता। उन्होंने दशकों तक इन उद्योगों के साथ काम किया है और उनकी क्लाउड रणनीति काम कर रही है। ये उनके वित्तीय नतीजों में भी दिख रहा है। 2025 में उनका क्लाउड राजस्व 26% बढ़ा। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या है? अगर हम इसे कुछ वाक्यों में समेटना हो तो SAP की कहानी क्या है? सार यह है कि SAP अब सिर्फ एक ERP कंपनी नहीं है, यह एक विशाल इकोसिस्टम है जो एक क्लाउड फर्स्ट AI संचालित प्लेटफॉर्म बनने की प्रक्रिया में है। वे व्यवसायों के काम करने के तरीके की मूलभूत परिभाषा को बदल रहे हैं, चाहे वो हफ्तों में ERP लागू करना हो या AI एजेंट्स के साथ काम को स्वचालित करना हो। और ये हमें भविष्य के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा विचारणीय प्रश्न पर छोड़ जाता है। हाँ, इन AI एजेंट्स को एक कदम और आगे ले जाइए। SAP एक इंटेंट ड्रिवन ERP या नो ऐप ERP के भविष्य की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि भविष्य में उपयोगकर्ता को अलग-अलग एप्लीकेशन या स्क्रीन में नेविगेट करने की जरूरत नहीं होगी। तो मुझे ये सीखने की जरूरत नहीं होगी कि सेल्स ऑर्डर कैसे बनाते हैं या छुट्टी के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। शायद नहीं, आप बस अपनी मंशा बताएंगे। आप सिस्टम को कहेंगे, मेरे सबसे ज्यादा लीड वाले ग्राहक के लिए एक यात्रा तैयार करो, और एक AI एजेंट आपकी फ्लाइट, होटल, मीटिंग सब शेड्यूल कर देगा। या आप कहेंगे, इस महीने मेरे सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी को बोनस दो, और AI एजेंट सभी जरूरी स्वीकृतियां लेकर पेरोल को प्रोसेस कर देगा। तो सवाल यह है कि जब हमें इस सिस्टम को चलाना नहीं बल्कि सिर्फ अपने व्यावसायिक लक्ष्य बताने होंगे, तो काम का भविष्य कैसा दिखेगा? जब हमारा काम सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना नहीं बल्कि सही सवाल पूछना और सही इरादे तय करना होगा, तब हमारी भूमिका क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।